बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको पता है कि हम एसडीओ पीरा की प्रिपरेशन के लिए द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो 1 से लेकर 48 तक आर्टिकल्स को हमने लास्ट वीडियो में किया था। इस वीडियो में हम 49 से स्टार्ट करेंगे और इसमें 49 जो आर्टिकल है वो डील करता है माइंस एंड मिनरल्स पे किसका इख्तियार होता है। किसी भी कंट्री के अंदर जो माइंस एंड मिनरल्स हैं इन पे गवर्नमेंट का इख्तियार होता है। वो कहते हैं तमाम माइंस या मिनरल्स ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ दैट के कोई ओल्ड लॉ इसके उल्ट ना कहता हो। अगर कोई ओल्ड लॉ कुछ और बात करता है तो फिर उसको भी कंसीडर किया जाएगा। गवर्नमेंट के पास इन राइट्स को यूटिलाइज करने की फुल पावर्स मौजूद है। एक बात आपने याद रखनी है कि जो मैंने माइंस एंड मिनरल्स की बात की, इनमें से न्यूक्लियर एनर्जी, मिनरल एंड नेचुरल गैस, ये तीन जो हैं, ये यहाँ पे जो गवर्नमेंट का वर्ड्स यूज़ होगा इनकी पोजीशन के लिए वो फेडरल गवर्नमेंट होगी, ये फेडरल गवर्नमेंट की मलकियत में होंगी। इसके अलावा बाकी तमाम मिनरल्स वो पंजाब गवर्नमेंट की मलकियत में होंगी, बाकी सूबों के लिहाज से उनकी गवर्नमेंट की मलकियत में होंगी। देन हम नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर ये है 50 में है प्रिजम्पशन एज टू ऑनरशिप ऑफ फॉरेस्ट्स, क्वेरीज एंड वेस्टलैंड्स। ठीक है, ये फॉरेस्ट वगैरह पे किन का इख्तियार होता है, इन पे किसका इख्तियार होगा। अच्छा जी, इनके इख्तियार के हवाले से ओल्ड रिकॉर्ड हमने 8 नवंबर 1871 को भी बीच में कंसीडर करना होगा। 8 नवंबर 1871 को भी देखना होगा। वो कहता है कि अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट किसी फॉरेस्ट, क्वेरीज या वेस्ट लैंड को क्लियरली नहीं कहता कि इसका लैंड ओनर कौन है, अगर कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट ये क्लियरली नहीं बताता कि इन चीज़ों का लैंड ओनर कौन है, तो देन ये चीज़ें गवर्नमेंट की मलकियत होगी। अब न्यू रिकॉर्ड जो 18 नवंबर 1871 के बाद का है या 17 जुलाई 1879 का है, उसमें कहता है कि अगर रिकॉर्ड ये क्लियरली नहीं कहता कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो वो प्रॉपर्टी फिर लैंड ओनर की तस्वर होगी। ठीक हो गया। इसके बाद अगली बात वो करता है रीबटिंग ऑफ द अबव प्रिजम्पशन। जो हमने बात की उसको रिबट भी किया जा सकता है। वो कहता है कि इस प्रिजम्पशन को गवर्नमेंट की फेवर में भी रिबट किया जा सकता है। अगर मतलब कि एक प्रॉपर्टी के बारे में ये पता चला कि ये किसी ओनर की नहीं है तो गवर्नमेंट उस पर अपना इख्तियार रखेगी, लेकिन अगर कोई बंदा आए, वो असेसमेंट रिकॉर्ड दिखाए और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको दिखाए और प्रूव कर दे, तो गवर्नमेंट फिर वो जो प्रॉपर्टी होगी वो उसकी कंसीडर होगी। ठीक है, उस पर्सन की, गवर्नमेंट की नहीं होगी भी। देन आ जाता है सेक्शन 51। सेक्शन 51 एक्चुअली प्राइवेट राइट्स की कंपनसेशन के हवाले से बात करता है, उनकी तलाफ़ी के हवाले से बात करता है। वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट कोई प्राइवेट लैंड को इस्तेमाल करती है या उसको डिस्टर्ब करती है, कब? जब वो उसको अपना राइट समझते हुए इस्तेमाल कर रही थी। मैंने पीछे बताया कि अगर कोई शख्स ये प्रूव कर दे कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, गवर्नमेंट की नहीं है, तो देन वो प्रॉपर्टी उसको दी जा सकती है। यहाँ पे उसी को मिलाते हुए हम बात करते हैं कि अगर जब तक वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास थी, उस दौरान गवर्नमेंट उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान पहुँचाती है, कुछ उसमें से हिस्सा यूज़ करती है, तो गवर्नमेंट को उस शख्स को कंपनसेशन देना होगी, उसके हवाले से कुछ पैसे देने होंगे, या जो भी नुकसान उस शख्स की प्रॉपर्टी का हुआ है वो गवर्नमेंट को पूरा करना होगा। ठीक है, और अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ये कैसे डिसाइड होगी कि कितनी कंपनसेशन की अमाउंट देनी है, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 डिसाइड करेगा। 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि कितनी तलाफ़ी करनी है, कितने पैसे इस शख्स को देने हैं। ठीक हो गया। देन है प्रिजम्पशंस इन फेवर ऑफ रिकॉर्ड और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। अब देखें, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स ये मैंने आपको बता दिए।
इनमें कुछ इंट्रीज की जाती हैं। वो कहता है कि इनके अंदर जो इंट्रीज की जाती हैं वो इंट्रीज ट्रू मानी जाती हैं, सच मानी जाती हैं। और वो गलत कब हो सकती हैं? जब आप उनके खिलाफ कोई लॉफुल एंट्री लेके आएँ, किसी लॉफुल एंट्री के थ्रू उन्हें प्रूव करें कि ये गलत हैं, तब उनको हम गलत तस्वर करेंगे। वरना वो जैसे लिखी गई वो मेन जो अथेंटिसिटी होगी उन्हीं की होगी कि ये ठीक है। अच्छा जी, देन आ जाता है सूट फॉर डिक्लेरेटरी डिग्री। वो कहता है अगर कोई बंदा ये समझता है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में या पीरियोडिकल रिकॉर्ड में उसके जो राइट्स रिकॉर्ड किए गए हैं वो रॉन्ग रिकॉर्ड किए गए हैं, तो वो शख्स फिर चैप्टर 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के मुताबिक एक डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकता है। अगर किसी शख्स को ये लगता है कि पीरियोडिकल रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो अपना हक हासिल करने के लिए इस एक्ट के तहत डिक्लेरेटरी सूट मतलब कि केस दायर कर सकता है। देन सेक्शन 54 आ जाता है, रिकॉर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का मैं आपको बता चुका मोज़े होते हैं। वो कहते हैं डिफरेंट मोज़े हैं, उनका रिकॉर्ड अब कैसे रखा जाएगा। वो कहता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हदायत दे सकता है कि सिंगल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाया जाए उन तमाम मोज़े के लिए जो एक दूसरे के हमसाए हैं। वो कहता है कि एक मोज़ा है, दूसरा मोज़ा ए है, मोज़ा बी है, मोज़ा सी है, ये ए बी और सी डी है, ये एक ही जगह पे मौजूद हैं, एक दूसरे के नाइबर हैं। वो कहते हैं हर एक के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाने के बजाय इनका एक ही रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाए, क्योंकि इनकी असेसमेंट की अमाउंट सेम होगी, कंडीशन मोस्टली सेम होगी। ठीक होगी। इसके बाद है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये इख्तियार होता है कि वो लैंड ओनर को नोटिफिकेशन के तहत बुला सकता है। ठीक है, बुला के वो उससे कह सकता है कि उसको जो डिटेल चाहिए वो प्रोवाइड करें। वो पंजाब के अंदर से भी बंदे को बुला सकता है, पंजाब के बाहर से बुला सकता है, और उनको बुलाने के लिए वो एक स्पेसिफिक टाइम देगा और स्पेसिफिक मैनर उसके हवाले से बताएगा। अगर कोई पर्सन बुलाया जाता है और वो नहीं आता, या आता है तो वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो उस केस में उस शख्स को क्या होगा, 2 साल की कैद सज़ा सुनाई जाएगी या जुर्माना का दे जाए, या अगर वो चाहे तो दोनों काम हो सकते हैं, 2 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों। याद रखना है 2 साल, ये एमसीक्यू जा रहा है कितने साल की सज़ा सुनाई जाती है अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, वो कहता है कि कोई भी कोर्ट सिर्फ तब नोटिस ले सकती है, एक ऐसे ऑफेंस का नोटिस ले सकती है जब कोई शख्स तब एक शख्स ने कंप्लेन की, उस शख्स की कंप्लेन का कोर्ट तब नोटिस ले सकती है जब रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो रिटन कंप्लेंट को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ना प्रोवाइड करती, तब तक वो कोर्ट की कोई भी किसी भी शख्स की शिकायत का नोटिस नहीं ले सकती। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 55 जो डील करता है पावर टू मेक रूल्स। एमसीक्यूज इसमें यह बनता है कि रूल बनाने की अथॉरिटी किसके पास है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, लेकिन वो ये रूल बनाता है गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ। ये रूल किन किन चीज़ों के हवाले से होते हैं कि रिकॉर्ड्स की लैंग्वेज क्या होगी, उनका फॉर्म्स एंड प्रोसीजर क्या होंगे, उनको बनाने के, साइनिंग करने के, अटेस्ट करने के, ये सेम वही चीज़ें हैं। सर्वे मेथड क्या होगा, इंक्वायरी कैसे की जाएंगी, गाइडलाइन जो रेवेन्यू ऑफिसर के लिए, विलेज ऑफिसर के लिए होंगी वो क्या हैं, उनको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को प्रिपेयर करना, करेक्शन करना, रिवीजन करना, कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स रखना, ये सारी चीज़ें कैसे की जाएंगी। ठीक है, इनके हवाले से रूल बनाने का जो इख्तियार है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, और किस सेक्शन के तहत है, 55 के तहत है। देन हम चलते हैं असेसमेंट के पास। असेसमेंट को देखते हैं। असेसमेंट जो है ये चैप्टर नंबर 7 डील करता है। इसमें आर्टिकल नंबर 56 से 73 तक है। 2 तरह के असेसमेंट हैं, दोनों को हम पढ़ेंगे। पहला आर्टिकल हम पढ़ते हैं असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसमें चंद एक चीज़ देखनी है कि पंजाब के अंदर
कोई भी जगह है, कोई भी लैंड है, उसके ऊपर लागू है कि वो लैंड रेवेन्यू प्रोवाइड करे, वो लैंड रेवेन्यू देने की लायबल है, उसकी जिम्मेदारी है कि लैंड रेवेन्यू से कलेक्ट किया जाए। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस रखी गई हैं, कुछ जगहों से लैंड रेवेन्यू नहीं होता, दिया जाता। ठीक है, वो कौन सी जगह हैं जहाँ से लैंड रेवेन्यू नहीं कलेक्ट किया जा सकता? वो वाली जगह जिनको किसी स्पेशल कंट्रैक्ट या लॉ के तहत लैंड रेवेन्यू से टोटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया। एग्जेम्प्ट कर देना का मतलब है उनको माफ़ी दे दी गई है। ठीक है, इसके अलावा कुछ रहायशी जगह होती हैं गांव वाली साइड पे, उनसे भी लैंड आप रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते। देन कंटोनमेंट लिमिट्स होती हैं, आर्मी कंट्रोल्ड एरियाज हैं, उनसे भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अर्बन, ऐसी लैंड जिनके ऊपर अर्बन मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स लागू है, वो ये वाला टैक्स दे रहे हैं पहले से, ठीक है, तो उनके ऊपर भी लागू नहीं होता। अच्छा, ये वाला जो टैक्स है ये किस एक्ट के तहत होता है? ये पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 के मुताबिक। देन आ जाता है वेस्ट आर बैरन लैंड नॉट कल्टिवेटेड फॉर 6 years कंटिन्यूसली बिफोर अ जनरल असेसमेंट, सच लैंड वंस ब्रॉट अंडर द कल्टिवेशन रिमेन्स एक्सेप्ट फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू फॉर 6 years। वो ये बात करता है कि एक ऐसी लैंड जो 6 साल से बंजर पड़ी हुई थी, बाद में वो जरखेज़ हो गई, जरखेज़ होने के 6 साल बाद तक उससे लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा। एक ऐसी ज़मीन जो 6 साल पहले बंजर थी, फिर क्या होता है कि वो जरखेज़ हो जाती है। जब तक 6 साल मज़ीद नहीं गुजर जाते जरखेज़ होने के बाद, तब तक उससे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया? देन हम बात करते हैं मोड ऑफ असेसमेंट को। अब लैंड रेवेन्यू जो होता है ना, वो हमेशा कैश में होता है, ऑनलाइन नहीं होता, कैश में होता है, जैसे भी हो, बल्कि पैसों में होता है। वो ये नहीं होता कि आप कोई क्रॉप का हिस्सा दे दें या कोई और चीज़ दे दें पैसों के बजाय। इसके अलावा फॉर्म ऑफ असेसमेंट होती कैसी है, किस तरह से की जाती है? वो कहता है लैंड रेवेन्यू कैन बी असेस्ड इन 2 ways। एक तो फिक्स एनुअल चार्ज किया जाता है और दूसरा प्रेस्क्राइब्ड रेट्स पे। फिक्स एनुअल चार्ज क्या होता है? ये जो फिक्स एनुअल चार्ज होता है ये अमाउंट पर ईयर फिक्स की जाती है, 1 साल के लिए ये अमाउंट फिक्स की जाती है। ठीक हो गया? और ये आप एक दफ़ा भी पे कर सकते हैं और चाहें तो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। दूसरा है प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। ये पर एकड़ के लिहाज से या पर यूनिट एरिया के लिहाज से तय होते हैं। ये याद रखें, एक पर ईयर के लिहाज से तय हो रहा है, एक पर एकड़ या पर यूनिट एरिया के लिहाज से तय हो रहा है। ठीक है, ये पूरे एरिया के ऊपर लागू होगा और हर हार्वेस्ट ईयर के मुताबिक जो एवरेज मतलब कि प्रोडक्शन हो रही है उसके मुताबिक इसको डिसाइड किया जाएगा पर यूनिट एरिया में। अच्छा जी, इसके बाद अच्छा एक ये प्रोवाइजो रह गई कि लैंड रेवेन्यू कैन नॉट बी असेस्ड ऑन अ स्लाइडिंग स्केल दैट वेरीज एनुअली अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स। वो कहता है कि एक स्लाइडिंग स्केल पे इसको नहीं असेस किया जा सकता। कहने का मकसद ये है कि मार्केट रेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जो मार्केट रेट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली, चेंज होते हुए के अकॉर्डिंगली हम लैंड रेवेन्यू असेस नहीं करते। ये अभी मैं बताता हूँ, ये 20-25 साल के लिए इकट्ठा असेस किया जाता है। अच्छा जी, 56A को देखते हैं, एग्जेम्पशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब लैंड रेवेन्यू किन लोगों को नहीं देना पड़ता, कि कौन सी लैंड्स पे लागू नहीं होता, एग्जेम्पशन किन लैंड्स को? वो कहता है 1982 से 83 के रबी सीजन से लेकर, रबी और खरीफ का आपको पता ही होगा, 1982 से 83 के रबी सीजन से लेकर कुछ लैंड्स को खुली छूट है कि वो टैक्स, ये वाला लैंड रेवेन्यू ना दें। ठीक है, अब इनके लिए कुछ लिमिट रखी गई है कि अगर ये लैंड इरीगेटेड है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, तो ये 2.5 एकड़ से ज़्यादा ना हो। 2.5 एकड़ से ज़्यादा हुई तो उसको लैंड रेवेन्यू टैक्स देना पड़ेगा। अगर अनइरीगेटेड लैंड है
तो वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं, अगर अनइरीगेटेड 5 एकड़ से ज़्यादा हुई उसको भी लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। देन है मिक्स लैंड या अनइरीगेटेड, ठीक है। इसका मतलब है जो मिक्स लैंड होगी जिसमें इरीगेटेड अनइरीगेटेड दोनों हैं, वो भी 2.5 एकड़ से ज़्यादा ना हो, ठीक हो गया। देन हम देखते हैं बेसिस ऑफ असेसमेंट को, सेक्शन 57। वो कहता है लैंड रेवेन्यू की जो अमाउंट है ना, वो एक्चुअली एवरेज मनी वैल्यू ऑफ द ग्रोस प्रोड्यूस है। जो आपकी प्रोडक्शन हो रही है ज़मीन में, उसकी एवरेज कीमत की वैल्यू के हिसाब से उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें तो असेसमेंट जो है एवरेज इनकम फ्रॉम क्रॉप्स पे डिपेंड करती है। क्रॉप से जो महाना, जो मतलब आपकी सालाना इनकम आ रही है, उसके लिहाज से आपने पे करना होता है, उसके ऊपर इन्हिसार होता है। इसका इन्हिसार किस तरह से होता है, कितना पे करना होता है, वो हम अगले आर्टिकल्स में पढ़ते जाएंगे। इसके अलावा ये तो तरीक़ाकार है किस बेस पे होती है। 57 में आगे है कि इसको कैसे एस्टिमेट लगाया जाएगा। वो कहता है इसको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में इसका एस्टिमेट लगाया जाएगा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसके लिए रूल्स बनाएगा कि इसको किस तरह से लेके चलना है। देन अगली बात वो लिमिट ऑफ असेसमेंट की बात करता है। वो कहता है जब लैंड को असेस किया जाता है, व्हेन लैंड इज असेस्ड एज अ फिक्स्ड एनुअल चार्ज या प्रिस्क्राइब्ड चार्ज, मैंने ये 2 तरीके का आपको बताए हैं, ठीक है। देन टोटल रेवेन्यू डिमांड फ्रॉम एन असेसमेंट सर्कल कैन नॉट एक्सीड। अब यहाँ पे लिमिट की बात होगी कि जब ये 2 हम तरीक़ेकार यूटिलाइज करते हैं तो वो जो हमने लैंड रेवेन्यू लेना है वो 1/4 ऑफ द एस्टिमेटेड मनी वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स नहीं होनी चाहिए। जो मनी वैल्यू मतलब कि एवरेज इनकम है क्रॉप की, उसका 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। यहाँ ना कुछ टर्म्स मैंने लिखी हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। ग्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि जो टोटल वैल्यू आपकी क्रॉप से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। नेट एसेट्स का मतलब है, ये 1/4 का मैंने नेट एसेट्स में से बताया है कि नेट एसेट्स का 1/4, नेट एसेट्स का 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लैंड रेवेन्यू। अब नेट एसेट्स क्या होते हैं कि जो आपने फसल उगाई उस पर जो अखराजात आए, सब कुछ निकाल के जो बचत आती है उसमें से, ये बचत है एक्चुअली। व्हाट रिमेन्स आफ्टर डिडक्टिंग कल्टीवेशन कॉस्ट फ्रॉम द ग्रॉस प्रोड्यूस, उसको हम नेट एसेट्स बोलते हैं। असेसमेंट सर्कल का मैं पहले आपको डेफिनेशन में बता ही चुका हूँ। अच्छा जी, इसके बाद हमने देखना है सेक्शन नंबर 59 में एक्चुअली अगर रीअसेसमेंट करनी हो, ये असल में यहाँ से हमारा सेक्शन स्टार्ट हो जाता है जनरल असेसमेंट का। सेक्शन नहीं स्टार्ट होता बल्कि एक पोर्शन है, ये चैप्टर वही है, चैप्टर नंबर 7 ही असेसमेंट वाला। यहाँ पे हमने बात करनी है जनरल असेसमेंट के तरीके का, फिर स्पेशल असेसमेंट देखेंगे। 59 से 69 तक हमने जनरल असेसमेंट करनी है, फिर हम स्पेशल असेसमेंट करेंगे 73 का। अब वो बात कर रहा है कि अगर आपने रीअसेस करवाना है, आपको लगता है कि आपने जो आपकी जो असेसमेंट हुई है ज़मीन की वो ठीक नहीं है, तो फिर रीअसेसमेंट कैसे होगी, नोटिफिकेशन कैसे दिया जाएगा, इस हवाले से बात करता है ये 59। वो कहते हैं असेसमेंट जनरल या स्पेशल की बात कर रहा है। वो कहता है जनरल असेसमेंट कैन नॉट बिगिन विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। रीअसेसमेंट की बात कर रहा हूँ, रीअसेसमेंट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकती। अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर दे फिर एक नोटिफिकेशन जारी करना होता है गवर्नमेंट ने, उस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देगी कि असेसमेंट कैसे कंडक्ट करवानी है, देन रीअसेसमेंट्स, ठीक हो गया। इसके बाद मोड ऑफ असेसमेंट है। मोड ऑफ असेसमेंट क्या है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो जनरल असेसमेंट कंडक्ट करता है। जनरल असेसमेंट कंडक्ट करने से पहले वो एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को प्रपोजल प्रोवाइड करता है कि वो इस असेसमेंट को अप्रूव कर दें जो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक हो गया। ये याद रखना है कि किससे अप्रूवल ले रहा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। रीअसेसमेंट किसने अप्रूव करनी है, गवर्नमेंट ने। देन आर्टिकल सेक्शन 61 है, ये अनाउंसमेंट ऑफ असेसमेंट की बात करता है। कुछ सेक्शन भी आपने याद रखने हैं। सेक्शन 61 अनाउंसमेंट ऑफ असेसमेंट की बात करता है। वो कहता है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो असेसमेंट प्रपोजल्स को, पीछे मैंने अभी बताया
कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो क्या करेगा, असेसमेंट के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास दरखास्त देगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा, उसको रिव्यू करेगा और फिर एक ऑर्डर पास करेगा, असेसमेंट प्रपोजल के हवाले से एक ऑर्डर पास करेगा। जब ये ऑर्डर पास हो जाता है तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर डिटरमाइन करता है और अनाउंस करता है असेसमेंट को। वो ये कहता है कि हर स्टेट की असेसमेंट होगी, एलानिया बता देता है, और इसके अलावा वो उस डेट को भी बता देता है जिस डेट से ये असेसमेंट स्टार्ट होगी। यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर अगली असेसमेंट के हवाले से कुछ लिमिट्स हैं। वो कहता है कि किसी लिमिट ऑन इंक्रीज, वो कहता है असेसमेंट रेट ऑन सर्कल कैन नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द प्रीवियस रेट। पिछली दफ़ा जो असेसमेंट थी 25 साल के अरसे में एक दफ़ा असेसमेंट होती है, या 10 से 25 साल, वो कंडीशंस क्या हैं वो हम आगे देखेंगे। वो कहता है जो पिछली दफ़ा असेसमेंट थी उससे 1/4 नहीं इंक्रीज़ करनी चाहिए, ठीक है। असेसमेंट रेट ऑन अ सर्कल, सर्कल की बात कर रहा, सर्कल के लिए कितनी, 1/4। ये छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करना है आपने। और असेसमेंट रेट ऑन एनी स्टेट, एक मोजे की जो असेसमेंट है वो 1/2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रीवियस रेट के लिहाज से सर्कल की असेसमेंट 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और स्टेट की असेसमेंट 1/2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये MCQs बन सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए मैंने चीज़ें अरेंज करके रखी हैं ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। अगली बात वो करता है कि ये जो लिमिट्स हैं उस लैंड पे अप्लाई नहीं होंगी जो असेसमेंट के अंदर ख़रीदी गई हैं, न्यूली ख़रीदी गई हैं, और जिसके अंदर इरिगेशन नई नई स्टार्ट हुई है। अर्बन एरियाज़ के हवाले से भी बात दोबारा सुने। ये वाली जो दो कंडीशन मैंने बताई हैं ये उन लैंड के लिए नहीं होंगी जो नई नई ख़रीदी गई हैं या जिनके अंदर पहले इरिगेशन सिस्टम नहीं था, अब दोबारा उनके अंदर इरिगेशन सिस्टम लगा दिया गया, उनके ऊपर ये कंडीशन लागू नहीं होगी। ये 3 एक्सेप्शन अपनी याद रखनी, और अर्बन एरियाज़ के ऊपर, ठीक हो गए। 3 कंडीशन जहन में रख लें। देन आ जाता है 62 आर्टिकल सेक्शन रिकन्सिडरेशन ऑफ असेसमेंट। एक रीअसेसमेंट की बात की हमने आर्टिकल 59 में, रीअसेसमेंट, ठीक है। देन सेक्शन 62 में हम क्या करते हैं, रिकन्सिडरेशन ऑफ असेसमेंट। वो कहता है कि अगर एक लैंड ओनर है वो समझता है कि उसकी असेसमेंट दोबारा की जानी चाहिए, रिकन्सिडर करना चाहिए कि असेसमेंट ठीक हुई है या नहीं, तो लैंड ओनर को चाहिए कि 30 दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर वो रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई कर दे, ठीक है। जब असेसमेंट हुई है उसके बाद वो क्या कर दे, 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दे, किस मकसद के लिए, रिकन्सिडरेशन ऑफ असेसमेंट के लिए। अब अगर वो अप्लाई किसको करना है, रेवेन्यू ऑफिसर को करना है। अगर रेवेन्यू ऑफिसर को लगता है कि इसकी असेसमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो करनी चाहिए तब भी और नहीं करनी चाहिए तब भी वो रीजंस लाजमी रिकॉर्ड करेगा रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, करने की कंडीशन में भी ना करने की कंडीशन में। देन आ जाती है कंफर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन। आर्टिकल नंबर 63 जो है ये डील करता है कंफर्मेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट। जो असल नाम है इसका कंफर्मेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट है, यहाँ पे बस वैसे ही लिखा है, समझाने के लिए छोटा करके लिख दिया। वो कहता है कोई भी असेसमेंट जो होती है ना वो कंफर्म नहीं होती कब तक, जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको अप्रूव ना कर दे। कोई भी असेसमेंट तब तक कंफर्म नहीं होती जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको अप्रूव ना कर दे। कंफर्म होने से पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसको हम एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिसको हम कमिश्नर भी बोलते हैं, चाहे तो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। अगर असेसमेंट बढ़ रही है, असेसमेंट बढ़ने की प्रपोजल है, तो लैंड ओनर को एक नोटिस दिया जाना चाहिए और एक चांस दिया जाना चाहिए अगर उसे कोई एतराज़ है तो। बात दोबारा सुने। वो कहता है कि असेसमेंट तब तक फाइनल नहीं होती जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको कंफर्म नहीं कर देता। कंफर्म करने से पहले हो सकता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लेके आ जाएं, ठीक है। अगर इन्हेंसमेंट प्रपोज की जाती है, अगर ये प्रपोज किया जाता है कि जो मतलब कि असेसमेंट है ये बढ़नी चाहिए, इसमें इन्हेंसमेंट होनी चाहिए, तो
लैंड ओनर को एक नोटिस दिया जाएगा, भाई आपकी ज़मीन की असेसमेंट बढ़ रही है, इसकी अमाउंट बढ़ रही है, और आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप आके बात कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट। मैंने आपको पहले बता चुका, ड्यूरेशन इसकी असेसमेंट कब तक वैलिड रहती है, 25 साल तक। ऐसे एरियाज जिनमें नई इरिगेशन का सिस्टम आया है, कैनाल इरिगेशन स्टार्ट हुई है, उनके लिए ये पीरियड 10 से 25 साल के दरमियान हो सकता है। 10 से 25 साल के दरमियान, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, और 10 से 25 साल के दरमियान उन एरियाज़ के लिए जो नए इस सिस्टम के अंदर आए हैं, इरिगेशन स्टार्ट हुई है जिसके अंदर। इसके बाद है कंटिन्यूशन अंटिल न्यू असेसमेंट। वो कहता है जब ये असेसमेंट ख़त्म हो भी जाती है तो ओल्ड असेसमेंट जो होती है वो तब तक फोर्स में रहती है, तब तक वो लागू रहती है जब तक न्यू असेसमेंट स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है। अब रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट असेसमेंट, वो कहता है 90 दिन के अंदर अंदर जो लैंड ओनर है वो अगर कहे कि असेसमेंट ठीक नहीं हुई तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है। ठीक है। विद इन 90 days लैंड ओनर ओनिंग मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट शेयर में रिफ्यूज़ लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट। ठीक है। अच्छा, लैंड ओनर कौन से वाला है, जिसके पास उस स्टेट में हाफ से ज़्यादा पर उसकी पोजीशन है, मलकियत का हक रखता है वो। अगर ऐसा होता है तो कलेक्टर जो क्या करेगा, उस स्टेट की पोजीशन लेगा, उसको अपनी मलकियत में लेगा। इस पीरियड के दौरान कलेक्टर क्या करेगा, ड्यूरिंग दिस पोजीशन पीरियड द लैंड ओनर गेट्स 50 to 75% ऑफ द नेट इनकम अर्न बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पोजीशन में होगा वो, और गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे 50 to 75% उस बंदे को देगी। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जाती है, रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है ना, वो टोटल असेसमेंट को उन तमाम इंडिविजुअल्स में बांट देता है जिनकी मलकियत है उस ज़मीन के टुकड़े के ऊपर, जिनकी मलकियत है उस ज़मीन के टुकड़े के ऊपर। इसके अलावा एक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाया जाता है और उसको पब्लिश किया जाता है। और इसके बाद वो कहता है कलेक्टर इसको रिवाइज नहीं कर सकता बाद में, और अगर असेसमेंट ईयरली बेसिस पे है तो ऑफिसर को चाहिए कि एनुअल या हार्वेस्ट वाइज रिकॉर्ड प्रोवाइड करें। अगर एरिड लैंड है जो जिसमें नया वेल या ट्यूबवेल आया है या इरिगेशन का सिस्टम इम्प्रूव हुआ है, तो वो 4 साल तक उनसे रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर सकता, वो रेवेन्यू देंगे नहीं 4 साल तक। ठीक है, उनके ऊपर लागू ही नहीं होता। देन आ जाता है अमेंडमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहता है कि अगर कोई शख्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिकॉर्ड से अफेक्ट हो रहा है, उसको लगता है कि मुझे कम मिला है जो मेरा हिस्सा बनता था, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर रिकन्सिडरेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर। ये दिन याद रखने हैं आपने। इसके अलावा अगर रेवेन्यू ऑफिसर इसकी रिकन्सिडरेशन को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, दोनों केसेस में वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा, वजूहात बताएगा। अच्छी अगली बात है अपील की। वो कहता है इसके अलावा मैंने बोला कि अपील भी की जा सकती है एक रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ। सेक्शन 62 एंड 68 के अंदर जो भी बातें हुई, अगर उनसे कोई राज़ी नहीं है तो उनके हवाले से अपील भी की जा सकती है। पहली अपील होती है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के खिलाफ, और दूसरी होती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ, नहीं उनको दी जाती है। पहली एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, दूसरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। अच्छा, अभी के लिए हम 69 तक पहुँचे हैं, तो स्पेशल असेसमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए खुदाफिज। ये अभी अपलोड हो जाएगी कुछ देर बाद सेकंड वीडियो भी, ठीक है, तो वो आप अभी देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह।